साथियों, मैं पवन कुमार शक्ति प्रोग्राम खेती चर्चा में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है इस प्रोग्राम को चला के, जिसके हर एपिसोड में हम कृषि एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे और हर एक फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों के खेत में आने वाली समस्याएं तथा किस प्रकार की बीमारियां हैं उनकी किस प्रकार की रोकथाम कर सकेंगे और किस प्रकार अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो आज मेरे एपिसोड में मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आरवी सिंह जी, जिससे हम जानेंगे गेहूं की फसल की किस प्रकार अच्छी मैनेजमेंट करके अच्छी पैदावार ले सकें तथा उसमें आने वाली बीमारियों को किस प्रकार रोकथाम कर सकें। तो नमस्कार डॉक्टर आरवी सिंह जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार पवन जी, आपका और आपके जो भी दर्शक है, जो भी खेती किसानी में या गेहूं की फसल उत्पादन में रुचि रखते हैं, उनका सबका स्वागत है और उनको नमस्कार। जो खेती किसानी आप कर रहे हो या गेहूं की खेती कर रहे हो, बहुत पुराने समय से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें आजकल कुछ किसान इतने अति उत्साही हो गए हैं कि वो इनपुट जो है अधिक से अधिक पैदावार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद, दवाइयाँ इत्यादि डाल देते हैं, जिससे बीज के अंदर या अपनी कणक के अंदर विषाक्तता बढ़ती जाती है, इसमें जहरीलापन है और इसके अलावा खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो हम आज यहाँ चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाए गए खाद, पानी, दवाइयाँ आदि हैं कितनी मात्रा में डाली जाए और आप अपनी जमीन की जिसके बारे में आपको पूरा ज्ञान है उसमें मिला करके कैसे उपयोग किया जाए, जिससे कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्तम पैदावार हो और गुणवत्ता युक्त पैदावार हो, उसमें विषाक्तता कम से कम। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि गेहूं की बिजाई के लिए कौन सा उपयुक्त टाइम रहता है, किस मौसम में करनी चाहिए, क्या टेम्परेचर वगैरह होता है उस टाइम? हाँ, किस टेम्परेचर के? देखिए, गेहूं की बिजाई का सर्वोत्तम समय जब है जब दिन और रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जी, उससे थोड़ा प्लस माइनस अगर दे दे, लेकिन 25 सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। तो इस दौरान जो है आप ये मौसम जो है लगभग ये मौसम जो है हमें अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर तक ये पूरा का पूरा चलता है। तो जो हमने अर्ली वैरायटी लगानी है, जैसे C306 जो लंबे पीरियड की वैरायटी है, उसके लिए या 377 PBW 373 है, इस तरह की वैरायटीज को हम अक्टूबर के लास्ट वीक में लगा दें तो वो सबसे उत्तम समय। बाकी जितनी अधिक हाई यील्डिंग वैरायटी है, जैसे शक्तिवर्धक की है SRW 4282, ये सबसे अच्छी वैरायटी है और ये टाइमली सोन कंडीशंस के लिए, टाइमली सोन कंडीशन का मतलब 1 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य में बिजाई होनी चाहिए। देखो, कुछ ऐसा होता है कि पानी की व्यवस्था है उसने अपने और दूसरी व्यवस्था है, पानी नहीं मिलता तो सारा एक साथ नहीं बो सकता, लेकिन आगे पीछे भी वो करके बोता है। लेकिन उत्तम समय जो है 1 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य होता है, उस टाइम में उसको बिजाई करनी चाहिए। उसमें शक्तिवर्धक के अलावा पंजाब की वैरायटीज हैं, जैसे PBW 343 है, PBW 826 एक नई वैरायटी आई है, PBW 505 है, 502 है, 509 है, 550 है। ये वैरायटी तो पंजाब की जो हरियाणा में भी और पंजाब में भी या राजस्थान में सभी जगह ज़्यादातर उगाई जाती है। उसके बाद HU की वैरायटी है, WH 1105 है, 1142 है और 147 है, जो पुरानी वैरायटी है, जो कि कम पानी में भी और हल्की ज़मीनों में भी पैदावार दी जाती है, वो है। इसी तरह से दिल्ली की पूसा की वैरायटी है, HD 3086 है और इसके अलावा 2967 एक वैरायटी है। ये आजकल DBW या DWR की वैरायटी है, करनाल की DBW के नाम से आती है, DBW 17, DBW 88, DBW 220, DBW 303, DBW 222, DBW 303 है, DBW 187 है और एक और लेटेस्ट आई है पिछले साल, ये DBW 327। ये वैरायटी को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, उगा सकते हैं। राजस्थान की भी ऐसी वैरायटी, लेकिन वो ज़्यादातर हल्की भूमियों के लिए है और लेट
बिजाई के लिए है। उनमें राज 3765 है, राज 3077 है, राज 1482, ये वैरायटी जो है बहुत प्रेफरेंस है लोगों को, कोई सी भी वैरायटी उनकी आवश्यकता अनुसार वो अपना सकते हैं। हमारे कुछ किसान साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ के अंदर कितना बीज सूटेबल रहता है और कौन सा इसमें खाद वगैरह भी जमीन के नीचे देने हैं हमें। देखिए, जहाँ तक सीड रेट की बात है, बीज की बात है, प्रति एकड़ और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च के आधार पर 40 किलो बीज जो है बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही अच्छा है। 1 एकड़ प्रति एकड़। यदि बिजाई लेट की जा रही है तो उसमें बीज की मात्रा जो है थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, 45 है और कहीं कहीं 50 भी कर देते हैं। या लौनी जमीन है, नमक वाली जमीन है, उसमें भी आपको बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है कुछ बीज जमीन रख जाती है, तो इसलिए जरूरी है कि हमें उसके बीज की मात्रा ज्यादा बढ़ानी चाहिए। दूसरा मैं एक और सुझाव दे रहा हूँ काश्तकारों को कि जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या हम जितना भी करते चले पिछले 40-50 साल से यही 40 किलो डालते चले आ रहे हैं। उस टाइम में बीज साफ होता था, न ग्रेड होता था, न उसमें दवाई लगती थी, न रोग मुक्त होता था। आज ये है अगर आप इसको 40 किलो के बजाय अगर 30 किलो भी लगाए तो भी पैदावार बहुत बढ़िया आ जाएगी, क्योंकि पौधों को अपना वृद्धि करने के, विकास करने के समुचित जगह। तो इसमें कोई उर्वरक की मात्रा भी देनी पड़ती है बिजाई के टाइम के अंदर, जैसे कोई डीएपी वगैरह है, कोई जिंक सल्फेट वगैरह है, कुछ और है? वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए ट्रायल्स या रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने वो क्या करते हैं, ज्यादा भी मात्रा डाल के देखते हैं, कम भी मात्रा डालते थे, और तो जो उत्तम पैदावार जिससे मिलती है उसके आधार पर गेहूं में 60 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो नाइट्रोजन का मतलब है 130 किलो यूरिया अगर डाली जाए तो वो सफिशिएंट बहुत अच्छी पैदावार देगी। इसी तरह से 24 किलो जो है सुपर फास्फेट, फॉस्फोरस का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट 3 कट्टे यानी 150 किलो पर्याप्त मात्रा में। इसी तरह म्यूरिटो पोटास है, म्यूरिटो पोटास जो है वो 12 किलो चाहिए, 12 किलो के लिए 24 किलो एमओपी म्यूरिटो पोटास खाद की आवश्यकता होती है। अब इसमें एक सावधानी रखनी है कि जो हम बीज बिजाई कर रहे हैं, बिजाई करने से पहले आधी तो यूरिया, पूरा सिंगल सुपर फास्फेट, पूरी म्यूरिटो पोटास जो है बिजाई के साथ ही डाल दे। साथ ही साथ उसमें 10 किलो की एक जिंक की थैली भी डालें, क्योंकि हरियाणा की जमीनों में, खासतौर से हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, इनमें जिंक की कमी पाई जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ साथ उसमें जिंक की भी वो करें। डॉक्टर साहब, मैं एक बार आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ जमीनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, कुछ में नहीं होती है, तो क्या ये जो क्वांटिटी आपने बताई है वो सेम डालें या उसको कम कर सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अगर किसान चतुर है, किसान ज्ञानी है, समझदार है, तो या तो किसी कृषि विश्वविद्यालय से या जो ये बने हुए हैं प्रधानमंत्री योजना के अंदर सॉइल कार्ड जो है, सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके द्वारा उसको टेस्ट कराए और उसके आधार पर वो मात्रा घटा बढ़ा सकता है। क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन अगर मान लिया आपने दे दी तो बीमारी आने के ज्यादा चांस है। जो नाइट्रोजन ऑलरेडी आपके खेत में है, मान लिया मूंग वाली फसल की हुई है या ऐसे नॉर्मल या दाल वाली फसल है, तो उसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। उसके अलावा फिर आप आगे दोगे तो जो फसलों में नाजुकपन आएगा, उसमें बीमारियों के चांसेस ज्यादा है। इसलिए टेस्ट करा करके ही अगर इसे किया जाए तो सबसे सर्वोत्तम उपाय है, पैसा भी बचेगा, फसल अच्छी होगी और भूमि की हेल्थ, सॉइल हेल्थ भी खराब होगी। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि गेहूं की फसल में कितने पानी देने चाहिए और पहली सिंचाई कब करें और इसके साथ कौन सी मान लें कोई उर्वरक वगैरह डालें या ना डालें? देखिए, उत्तम उत्पादन लेने के लिए गेहूं की फसल में वैज्ञानिकों द्वारा सुझाया गया है कि कम से कम 6 इरिगेशन होने चाहिए। अब किसान के पास पानी की उपलब्धता, किसान के पास नहर का पानी है, नीचे नमकीन पानी है, कितना पानी है, कितने एकड़ में बोई हुई है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से इरिगेशन करेगा वो। तो सबसे पहले इरिगेशन जो है उसको 22 दिन के बाद करनी चाहिए।
22 या 21 दिन के बाद गेहूं के अंदर जो बीज डाला जाता है वो जमता है, जम करके वो एक जड़ उसके नीचे जाती है। 21-22 दिन के बाद वो जड़ खत्म हो जाती है, उसके अलावा दूसरी जड़ें, जकड़ा जड़ें, कई जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो आगे का जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो 22 दिन के बाद करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई जो है 45 डेज के बाद करनी चाहिए, तब टेलरिंग की आवश्यकता होती है। 65 दिन है, फिर वो ग्रोथ की आ जाती है। फिर 85 डेज वो उसका क्या नाम डब स्टेज आ जाती है, और उसके बाद जो है 105 दिन और 125 दिन, इस तरह से अगर वो करे तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया पानी उसके पास 3 है तो 22 दिन वाला तो कभी नहीं भूलना चाहिए। 21-22 दिन के बाद कोर तो जरूर लगाएगा। हाँ, ये है जैसे C306 है, C306 देसी कणक है। ये जितनी भी दूसरी कणक है, जो वेराइटीज हैं, ये सब मैक्सिकन वेराइटीज से डेवलप की गई। तो मैक्सिकन वेराइटी के अंदर 21-22 दिन में ही क्राउन रूट बनती है, जबकि देसी में हमारी C306 में ये लगभग 30-35 दिन तक भी चल सकता है। 30-35 दिन तक भी अगर इसको पानी देर से लगे तो भी ये सर्वाइव कर जाती है। तो ये पानी के जहाँ तक सवाल है खाद देने का, उस टाइम केवल आपको जो आधी बची हुई यूरिया वो तो फर्स्ट इरिगेशन पर, सेकेंड इरिगेशन पर दे दें, पौधे की वृद्धि बहुत बढ़िया होगी। इसके अलावा अगर आपको महसूस होता है कि कणक में कुछ जिंक की कमी दिखाई देती है, जिंक की कमी का क्या होता है, देखो मैं बताऊं, जैसे पौधा चलता है, बढ़ता है, तो उसकी तीसरी या चौथी पत्ती जो है वो प्रभावित होती है जिंक की सिम्टम्स है। उसमें पत्ती जो है बद्दे से मुड़ जाती है, नीचे की तरफ गिर जाती है, उसकी नोक हरी रहती है, बाकी पीलापन आ जाता है। उसके लिए आप 2 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट मिला करके 100 लीटर पानी में, यानी 2%, 100 लीटर पानी में मिला करके और उसका स्प्रे कर दे तो उसको लाभ मिले। काफी बार ये भी देखा गया है फसलों में, जैसे फर्स्ट पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसके बाद में उनके साथ कुछ खरपतवार भी उगाती है, जैसे बथुआ वगैरह है, गिल्ली डंडा है, जंगली दही है, जंगली पालक है। तो इस पर इनकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो यह है कि खरपतवार अगर सामर्थ्य हो किसान के अंदर, इतनी लेबर हो, तो वो हाथ से या कसौले से किसी ऐसे यंत्र से निराई गुड़ाई करे तो वो तो सबसे सर्वोत्तम। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल खेती करने में लेबर नहीं मिलती, तो इसलिए हमें इसमें दवाई छिड़कनी पड़ती है, निंदानाशक या जो हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक दवाई छिड़कनी पड़ती है। खरपतवार नाशक दवाई जो है वो सेलेक्टिव होती है। देखिए, एक ग्लाइफोसेट होती है, उसको कहीं भी छिड़को, जो उसका गया समरस कर। ये जितनी हम दवाइयां बता रहे हैं ये सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब जो फसल है उस पर तो नुकसान नहीं करेगी, बाकी उससे मिलते जुलते खरपतवार नुकसान। अब इसमें 2 तरह के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले, एक सकरी पत्ती वाले। चौड़ी पत्ती वाले में बथुआ आ जाता है, बथुआ आ जाता है, बेलड़ी आ जाती है, हिरणपुरी और पालक। ये इस तरह के जो बहुत है, इनके लिए हम जनरली 2,4-D यूज करते हैं। 2,4-D 80% सोडियम साल्ट होता है और उसका 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो वो कंट्रोल हो जाता है। ये जो है कम से कम 150 लीटर पानी में घोल बनाना चाहिए। किसान जो है घोल बनाने में कोताही कर जाते हैं, ज्यादा पानी नहीं लेते, उसमें नुकसान होने के चांसेस, फसल भी प्रभावित हो सकती है। एक होता है 2,4-D एस्टर साल्ट, वो 36.4% होता है। उसकी भी तो 300 ml, वो लिक्विड है, 300 ml मात्रा जो है वो 150 लीटर पानी में स्प्रे करें तो उससे कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा कुछ जो वो है ये होता है अपना टॉपिक, सॉरी
इसके अलावा एलग्रिप एक दवाई आती है जी। उस एलग्रिप से भी कंट्रोल पूरा हो जाता है। वो केवल 20 ग्राम ही उसकी प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। अब है सक्रिय पत्ती वाले। सक्रिय पत्ती वाले में कणकिया आ जाती है, गेहूं का मामा जिसे कहते हैं वो आ जाता है, और जंगली जई है, जंगली जई है, हो गई है, नंबर घास आती हो गई है, है। हाँ, जी जी। ये आते हैं। इनके लिए आइसोप्रोटुरान होती है। आइसोप्रोटुरान जो है वो लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर छिड़का जाए तो वो सफलता हमें मिल जाती है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि आइसोप्रोटुरान जो बहुत समय से चली आ रही है, किसानों की शिकायत आ रही है कि इससे मरती नहीं है घास। तो घास इससे नहीं मरती, तो उसके लिए क्लोरोनिपॉफ एक केमिकल आता है, उसका अगर स्प्रे करें जो टॉपिक के नाम से आता है, और मोला पॉइंट टॉपर रक्षक प्लस कई नामों से आता है बाजार में ट्रेड नेम से, उसकी आप 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे अगर करेंगे तो भली विधि कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एक और आता है सल्फोरान एलिमेंट हो जाती है, जो 13 ग्राम जो है प्रति एकड़ जो है वो सफिशिएंट मात्रा उसकी होती है। और एक्यूमा सुपर होता है, उसकी 480 ग्राम अगर स्प्रे करें प्रति एकड़ के हिसाब से तो वो कंट्रोल हो जाएगी। ये सारे सक्रिय पत्ती वाले हैं। इसके अलावा दोनों प्रकार की पत्तियों के लिए भी आता है, जो एटलांटिस का एक वो है। सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक हमारे किसान साथी का फोन आ रहा है अरुण पारिक जी का। वो पूछ रहे हैं कि गेहूं के पत्ते जल रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करें? गेहूं के पत्ते जल रहे हैं, पीले हो रहे हैं। पीले, देखिए पत्ते पीले होने का कई कारण है। पत्ते पीले होने का एक तो नाइट्रोजन की कमी, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वो पूरे खेत के अंदर होगी, तभी वो पीलापन जो है नाइट्रोजन को प्रभावित, उसके लिए नाइट्रोजन देना पड़ेगा। जी। दूसरा, जैसे ये मोलिया रोग होता है, इस रोग के कारण भी पैचिंग में कहीं दिखाई देते हैं। उसके लिए हमने पहले से ट्रीटमेंट करो, या फ्यूराडॉन 13-14 किलोग्राम जो है फ्यूराडॉन प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इसका फ्यूराडॉन से वो कंट्रोल हो जाता है। तीसरा है जिंक की कमी के कारण भी पीला हो जाता है, सल्फर की कमी के कारण भी, उसके कई कारण होते हैं। तो ये बहुत आराम से आसानी से देख करके पता करा जाता है किस कारण से ये पीलापन आया है, उसी का कंट्रोल करें, अन्यथा यूं ही दवाई छिड़कते रहने से कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं। एक हमारे साथी किसान साथी और अरुण पारिक जी का भी मैसेज मिल रहा है हमें कि गेहूं में ज्यादा फुटाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा फुटाव के लिए 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक तो जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं, बीज की मात्रा ले रहे हैं, वो समुचित बीज है। जैसे मैंने कहा, अगर 30 ग्राम मात्रा लेकर 30 किलोग्राम भी लगाओगे तो उसमें स्पेस ज्यादा मिलेगा और ज्यादा फुटाव है। दूसरा, उसका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर समुचित मात्रा में डालेंगे तभी उसके फुटाव ज्यादा होगा। फुटाव के लिए टाइमली इरिगेशन जरूरी है, तब ये, और ये लगभग 45-50 दिन के बाद टिलिंग शुरू होती है, उस टाइम उसको समुचित इरिगेशन, फर्टिलाइजर ये सब मिले तो उसके अंदर फुटाव बहुत अच्छा होगा। और ऑन एन एवरेज जो है ज्यादा फुटाव में गेहूं के अंदर अगर 4 या 5 फुटाव हो जाए और उन पर बाल अच्छी तरह लगे, वही सफिशिएंट है। वैसे 7, 8, 9, 10 तक भी हो जाते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव जितने टिलर्स होंगे वो 4 या 5 ही बहुत अच्छी पैदावार दे देंगे, 20-22 क्विंटल पैदावार आ सकती है। जी। एक हमारे किसान साथी और का मैसेज मिल रहा है मृदुल जी का। वो पूछ रहे हैं जैसे गेहूं की जड़ों में गुच्छे से हो जाते हैं, जिसके कारण गेहूं का है वो पीलापन आ रहा है और वृद्धि रुक रही है उसकी गेहूं की। वही मैंने बताया अभी कि ये जो पीलापन है ये पैचेज में आता है, जगह जगह आता है, सारे खेत में एक सा नहीं होगा। इन पैचेज में वहां ये बीमारी आती है जो सैंडी सॉइल्स होती है, जब पानी कम होता है जहाँ, तो उनमें से आप उखाड़ के देखो उनको और पानी में धो करके देखो तो चांदी जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स उसके अंदर दिखाई। वो मोलिया रोग है, ममनी रोग है, या टुंडू रोग जिसे कहते हैं, कई नामों से कहा जाता है। इसमें क्या होता है, फसल जो है 40-50% तक भी प्रभावित हो जाती है। जी, इसका आने का कोई रीजन वगैरह? रीजन तो माइसिक फंगस है, और फंगस किसका होगा जब क्लाइमेटिकल कंडीशन से टेम्परेचर डाउन होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सॉइल के अंदर 70-80% होगी, दो एक दिन ड्रिजलिंग या बूंदाबांदी होती रहे, उस स्टेज में जितने भी बीमारियां आती हैं वो सूखते भी
टेम्परेचर होने पर ही आते हैं, ये भी उसी तरह से होता। और इसमें दाने की जगह गोल गोल सा काले रंग का पदार्थ सा बन जाता, वो ममनी जिसे कहते हैं वो है। ये उसके कंट्रोल के लिए यही है कि फ्यूराडान जी इसमें 13 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें 150 लीटर पानी में, तो कंट्रोल हो सकता जी। एक काफी मान ले किसान भाइयों की भी ये समस्या रहती है, जैसे गेहूं 90 या 95 दिन के समथिंग होती है, तो उसमें ये जो पीला रतुआ बोलते हैं, ब्लैक रतुआ है, ब्राउन रतुआ है, इसकी भी काफी प्रकोप रहता है गेहूं में। हाँ तो देखिए, 80-90 दिन की स्टेज जब आती है, उस टाइम जो है ईयरिंग स्टेज होती है जी बाल निकलने जैसी होती है, और उस टाइम टेम्परेचर जो है डाउन रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहेगा, बदलवाई रहेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो उस समय, और खास तौर से जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में जी ये रतुआ आता है जी। ये रतुए जो प्रभावित होगा उसके अंदर क्या होता है, ये रतुए भी 3 तरह के होते हैं, जी। पीला रतुआ, काला रतुआ और ब्राउन रतुआ। पीले रतुए के अंदर अगर किसान पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देखे, खेत में रोजाना जाता रहे, उसको ही ये पहचान पड़ पाती है कि पत्ती के ऊपर लाइनों में डॉट डॉट से बिंदिया सी नमी मिलेगी। इस तरह पूरी पत्ती के ऊपर, पत्ती में पीला होता है, जब खेत में घुसता है, घूमता है, तो पूरे पन में उसके कपड़े भी पीले हो जाते हैं। दूसरा, काली जो है वो यहाँ उत्तर भारत में कम आती है, ब्राउन लेट स्टेज में आती है। उस ब्राउन वाली रोड़ी में जगह 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 चकते से बिंदिया ऐसी बन करके झुंड के रूप में वो जो फंगस है वो अपीयर होता है। इसके लिए यही है कि अगर आप इतने चतुर तो किसान है नहीं बेचारे, तो ये है कि पहले से ही जनवरी में वो 400 ग्राम कार्बनडाजिम या रेडोमिल इस तरह का इस दवाई का 400 ग्राम लगा करके स्प्रे कर दे, 200 ग्राम कार्बनडाजिम या 400 ग्राम रेडोमिल उसका स्प्रे कर दे, तो वो है तो किसान देख नहीं पाएगा उस टाइम जाकर, तो उसको पता ही नहीं। बाद 1-2 दिन उसने देखा इतने में एटमोस्फेयर चेंज हो गया, एटमोस्फेयर चेंज हो गया, दवाई बेकार है, उसे पैसा बेकार है। तो हमें उसका समुचित उपयोग मिले, इसके लिए है जनवरी के मध्य में ही उसको स्प्रे कर देना चाहिए। जी। काफी बार ये भी देखा गया, जो हमारे खेतों में कई किसान हैं वो अति प्रकार से हमारे अपने पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, जैसे DAP होगी, ऊपर से यूरिया होगी, 2-3 दिन है, तो इसका भी कुछ इफेक्ट रहता है गेहूं पे या नहीं? डेफिनेटली। जैसे देखिए, अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन वाली जितने भी खाद ज्यादा डालेंगे तो उनके अंदर, पौधे के अंदर नाजुकता ज्यादा आती है। नाजुकता का मतलब बीमारियों को सहन करने की शक्ति कम होती है। ये हमारे लिए हानिकारक है, इसे ज्यादा नाइट्रोजन डालने से कोई फायदा नहीं। फॉस्फोरस अगर आप ज्यादा डालोगे तो फॉस्फोरस क्या होता है, उसका 20-25% ही प्लांट यूटिलाइज करते हैं, बाकी इनएक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिव के लिए इसमें अगर हम PSB, एक बैक्टीरिया आता है, एक्चुअली से मिलता है PSB, फॉस्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया, PSB कहते हैं। अगर वो डाला जाए तो जो सॉइल के अंदर इनएक्टिव वो होती है फॉस्फोरस, उसको एक्टिव में बदल जाए, घुलनशील बना देता है और वो पौधों को प्राप्त हो जाए। लेकिन अधिकता केवल नाइट्रोजन की होगी, नाइट्रोजन से ज्यादा नुकसान होने के चांसेस, बीमारियां भी ज्यादा लगेगी, फसल बढ़ेगी, फसल बढ़ने से गिर भी सकती है, गिरने से नुकसान हो सकता है। तेज हवाएं गिरी, कहीं खत्म। तो आप हमारे किसान साथियों को कुछ और सजेस्ट करेंगे गेहूं की फसल के बारे में, किस प्रकार मान ले इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, कुछ सजेस्ट हमारे किसान साथियों को? एक बात मैं और जो मुख्य बताना चाहता हूँ वो ये है कि बीज जो भी आप खेत में बो रहे हो उसका उपचार करें। उपचार करके अगर बोएंगे तो जो भी स्पट जो होती है वो बीमारी नहीं आएगी, काली बाल हो जाती है जिसे कहते हैं, या कन्नार बंट आती है या रोड़ी आती है, ये बीमारियां नहीं आएगी। इसके स्पट के लिए आपको सबसे बढ़िया बात है कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से डालनी चाहिए। कार्बोक्सिन, जो विटामिन पावर भी कहते हैं, कार्बोक्सिन होती है, वो भी 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचारित करें।
और अगर वो दोनों में से ये नहीं है तो रेक्सिल एक आती है दवाई जी। रेक्सिल, इसको कहते हैं हम टेबुकोनाजोल, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल को 1 ग्राम पर्याप्त मात्रा पर्याप्त है, उससे बीज को बोने से पहले पानी में मिला करके बीज में अच्छी तरह मिला करके बोया जाए तो उससे बीमारियों के आने के चांसेस कम होते हैं। ये एक मुख्य बात है। दूसरी चीज ये है दूसरी चीज है जैसे आजकल बीज को ये क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। आजकल ऐसी ऐसी वैरायटी आ रही है जो फोर्टिफाइड वैरायटी आ रही है, जिसमें किसी में वैरायटी में ऐसा जिंक की मात्रा ज्यादा ब्रीडिंग में ही डेवलप दे दी जाती है, लोहे की भी मात्रा उसमें से ज्यादा आती है। या दूसरे क्या आता है, ये अपनी जो चपाती मेकिंग क्वालिटी आजकल ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे चपाती बहुत बढ़िया है। चपाती मेकिंग में हमारी C306 जो किस्म है वो सबसे बढ़िया है। HU की C306 जो किस्म है वो सबसे बढ़िया किस्म है। उसके अंदर चपाती मेकिंग इंडेक्स जो है 1.4 होता है जी। तो यानी सबसे उत्तम चपाती जो है ये C306 की हो। इसके अलावा ये WH 542 एक वैरायटी ऐसी है जिसकी चपाती बहुत बढ़िया है। WH 283 वैरायटी उसकी बहुत बढ़िया है। WH 147, ये तीनों चारों वैरायटी ऐसी है जिनकी चपाती मेकिंग क्वालिटी जो है। एक ऐसा W42 भी आती है जिसका चपातियां भी अच्छी है, लेट और दोनों के लिए बढ़िया वैरायटी है। बिल्कुल शक्तिवर्धक की वैरायटी है W42। और ये केवल कुकिंग क्वालिटी नहीं, इसमें पैदावार की भी क्षमता है, प्रोडक्शन भी अच्छा आता है इसका। हाँ, और रोग भी कम लगते हैं। जी। काफी इंटेंसिव रिसर्च है ये शक्तिवर्धक की, और ये काफी लोग अपनाए जा रहे हैं इस बात का। एक क्वेश्चन और आता है डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ किसान साथी हैं गेहूं का मशीन से बिजाई करते हैं और कुछ हाथ से छिड़काव करके भी बिजाई करते हैं, तो इनमें प्रोडक्शन का भी फर्क आता है। तो हमारे किसान साथियों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? देखिए, बिजाई जो है वो छिड़काव करके नहीं करनी चाहिए। छिड़काव करके करने से क्या होता है, एक तो बीज ज्यादा लगेगा, बीज ऊपर रह जाएगा, बीज प्रॉपर डिस्टेंस में नहीं होगा, तो ये छिड़काव करके अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी है कि आपको साधन नहीं मिले तो आप करें। जहां तक मशीन की सोइंग है, मशीन के अंदर जो है लाइन टू लाइन डिस्टेंस मेंटेन रहता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन है, और इसके अलावा डेप्थ भी मेंटेन रहती है। 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज पड़े तो वो बहुत जल्दी उत्तम तरीके से उगाएगा। लाइन टू लाइन 22 डिग्री सेल्सियस 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और प्लांट टू प्लांट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में अगर सोइंग करें जो उत्तम सोइंग है। और 1 एकड़ में लगभग 4 लाख प्लांट होते हैं जी, सफिशिएंट प्लांट होते हैं जी। और अगर आप लाइन सोइंग करें और 30 किलो भी बीज डालें तब भी आपको उत्तम फसल मिल सकती है जी। डिस्टेंस इसके अंदर होगा, प्लांट की ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी जी। दूसरी चीज क्या है कि जितने भी एक तो ये हम गेहूं खाने वाले गेहूं जिसे कहते हैं, दूसरी एक काठिया टाइप की किस्में और उगाई जा रही है आजकल। ऐसे भी 2-3 वैरायटी WH 896 है, WH 912 है, लेकिन उनका चलन अब कम है। वैसे वो बेकरी पर्पज के लिए ज्यादा है, लेकिन किसान उसको प्रीफर नहीं करते। हमारे एक किसान साथी का मैसेज मिला है अंकित छिंपा जी का, वो पूछ रहे हैं कि वीट की जो अपनी गेहूं है उसकी ग्रोथ कम हो रही है, तो इसके लिए आपका क्या सजेशन है? देखो, पहली चीज तो उसमें सॉइल टेस्ट करनी चाहिए कि यार अभी भी अगर उस सॉइल को टेस्ट करा के तो उसमें क्या एलिमेंट कम है उसकी अप्लाई करें तो डेफिनेटली उसको सफलता मिलेगा। अब यूं ही अब किस एलिमेंट के कारण नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, क्या है वो तो देखे से ही पता लगेगा, या खेत की कंडीशन देखने से पता लगेगा। तो बेहतर ये कि टेस्ट कराएं, और टेस्ट कराने के साथ उसी एलिमेंट का, नाइट्रोजन का या फास्फोरस का या पोटास का या जिंक का, हो सकता है जिंक की भी कमी हो, वो अप्लाई करें तो बेहतर है। एक मोस्टली ये भी देखा गया है हमारे किसान साथी कुछ क्या करते हैं, जैसे फसल काटते वक्त या बोते वक्त वो लेट हो जाते हैं, तो वो एक अपना देसी फार्मूला भी अपनाते हैं। जैसे वो जमीन वगैरह है उस पर सूखी में वो अपने गेहूं का छिड़काव कर देते हैं, फिर ऊपर से पानी लगाते हैं, तो क्या ये विधि उनकी उचित रहती है?
नहीं, उचित तो नहीं है, लेकिन आजकल सरकार भी ये कहती है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज उसे कहते हैं जिससे कम से कम खर्चे में खर्चा बच सके और पैदावार जो है ठीक से होता है। लेकिन बेहतर तो यही है कि अगर जमीन अच्छी तरह से पलवराई करी जाए, अच्छी तरह जुताई करी जाए, भुरभुरी करके उसे बीजा जाए, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय, क्योंकि जो बखेर दिया, बखेरने में पानी देंगे, पानी देने को बहुत सारे बीज तो ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो या तो जानवर खा जाएंगे या ये वो जर्मिनेशन के अंदर शुरुआत होकर के वो मर जाएंगे वहीं के वहीं। तो वो बहुत बढ़िया तरीका। और एक पहला पानी भी उसको जल्दी देना पड़ता है। यस यस डेफिनेटली, पहला पानी जरूरी है, जल्दी देना चाहिए। और मतलब जैसा मैंने बताया ना, 21 दिन के बाद पानी न देकर 22, 23, 25 दिन भी कर ले तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिले करने पर क्राउन रूट का डेवलपमेंट रुक जाता है। वो सब वही पौधे की सबसे आधार बनती है। जी। पहले वाली एक जड़ होती है वो तो खत्म हो जाती है। जी। जो जकड़ा जड़ निकलती है या जो एडवेंटिशियस रूट निकलती है, ये शहर में जाकर के लगती है। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जैसे मान ले गेहूं की ज्यादा टेलरिंग के लिए हमें क्या वो विधि अपनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पौधा टेलरिंग कर सके, ग्रोथ कर सके? टेलरिंग तो 2-3 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो वैरायटी का कैरेक्टर जी। कई वैरायटी बहुत ज्यादा टेलरिंग करती, कई वैरायटी बहुत ज्यादा टेलरिंग नहीं करती। ज्यादा टेलरिंग करने से ज्यादा स्पेस उसको चाहिएगा, ज्यादा स्पेस के लिए सीड रेट आपको कम करना पड़ेगा। या इसके अलावा अब उस वैरायटी किस चीज को वो रेस्पॉन्स देती है। जी। नाइट्रोजन को ज्यादा रेस्पॉन्स देती थी, फास्फोरस को ज्यादा, उसी चीज की एप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो टिल्लिंग की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, एवरेज पूरे खेत में, यानी 1 पौध 2 पौधे नहीं, पूरे खेत के अंदर 5 या 6 टिलर्स अगर हो जाए तो उससे आपकी 25 और 26 कुंटल पर एकड़ यील्ड आ सकती है। लेकिन वो पूरे खेत में एक साइज है। एक हमारे किसान साथी का और मैसेज मिल रहा है, अरुण पारिकर, वो ये पूछ रहे हैं कि लास्ट में जब कणक तैयार हो जाती है तो उसकी बालों में से कणक, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं ना धड़ना, यानी तिड़कती है बालों से। वो तो देखो, अगर उसकी जो टाइम है, जैसे कोई 130 दिन की है, कोई 140 दिन की है, कोई 160 दिन की है। उत्तरी भारत में अपने हरियाणा में जो कणक जो है 165-40 दिन लेती है। अगर उससे ज्यादा ओवर मैच्योरिटी हो गई है तो उसमें गिरने के चांसेस रहेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। या उसके अंदर कई दफा पानी का जर्क लग गया तो भी गिरने के चांसेस रहेंगे, मैच्योरिटी आ जाएगी उसके अंदर। यही कारण है। और किसी तरह से या हवा के कारण गिरेगी, वो नुकसान हो तो नेचुरल प्राकृतिक वो है आपदा, उसको नहीं रोका जा सकता। उसमें तो यही है कि कम पानी दोगे तो। अब ये किसान की बहुत ही चतुरता या कहना चाहिए एक्टिवनेस से ही इसको पता है कि भाई कल परसों बारिश हवा नहीं आ सके, जैसे आजकल आकाशवाणी भी कर देते हैं। उसको देखते हुए अगर आदमी कहीं 2 दिन पानी रुक करके दे तो उसके गिरने के चांसेस, गिरेंगे, झड़ने के चांसेस, झड़ती गेहूं कम है। जी। तो अपने किसान भाइयों को कोई और सजेशन देना चाहें? मेरा तो यही सजेशन है किसानों को कि संतुलित मात्रा में दवाई, संतुलित मात्रा में इंसेक्टिसाइड, संतुलित मात्रा में बीज, और दूसरे इसको हार्मोन के चक्कर में नहीं आए। किसी के भी हार्मोन वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब ये बीज वाले ठग लेते, बेचने वाले। इससे बेहतर ये है कि आप संतुलित रूप में उसको उपयोग करो, अति उत्साही मत करो। अति उत्साह में आप ज्यादा डालते हो तो उससे क्या होता है, मान ली नाइट्रोजन आप अति उत्साह में डालते हो, उसके टेंडरनेस ज्यादा जाती है, नाजुकता ज्यादा जाती है, उसे रोग सहन करने की शक्ति कम होगी उसकी। तो वो ना करें। अधिक दवाइयां डालने से कई दफा क्या होता है कि फसल जल जाती है, उससे बचाए उसको। अधिक हद से ज्यादा एक नियम मात्रा के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव के आधार पर तय करी गई है, उनमें ही थोड़ा बहुत बदलाव करें, ज्यादा बदलाव ना करें। बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत अच्छा आपको देख रेख करें, और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरवी सिंह, आप हमारे प्रोग्राम खेती चर्चा में पहुंचे और किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बताने से, मेरे कहने से अगर किसानों को 1 भी किलो के बीज की उत्पादन में वृद्धि होती है तो मैं समझूंगा मेरा बताया हुआ जो है वो सफलता मुझे मिली। थैंक यू। तो ये थे
मेरे साथ डॉक्टर आरवी सिंह। सभी किसान साथियों का हमारे प्रोग्राम खेती चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी हम अगले एपिसोड में नई फसल के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी अपने सुझाव, अपनी जो भी फसल से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं उनको लिख के कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम अगले एपिसोड में उनका निवारण कर सकें। जय हिंद, जय भारत।